फोकस करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी गरिमा ने कहा कि उनके दिमाग को पिता ने मजबूत किया और उनके हार्ट को माता ने। और मुझे लगता है यूपीएससी के लिए दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि जोश और होश जब दोनों होगा तभी आप एक अच्छे एस्पिरेंट या वकील बनना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपकी अंदर की आवाज होना चाहिए। और एक सस्टेनेबल जो पेरेंट्स हैं वो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ गरिमा ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इनकी मम्मी कहती थी एज ए ऑफिसर कैसे डील करोगे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबकॉन्शियस माइंड से ये गरिमा को तैयार कर रही थी कि तुम एक अधिकारी। क्रिकेट में एक फैशन भी है, एक नीड भी है। तो एनसीईआरटी एज ए फैशन और एनसीईआरटी एज ए नीड, आप इसको कैसे देखते हो और आपने एनसीईआरटी को कैसे कवर किया या एनसीईआरटी को पढ़ा कि नहीं? जैसे मैंने अभी कहा, तो एनसीईआरटी तो हमेशा आपका बेस है, इट इज द फाउंडेशन। उससे आपको सारे सब्जेक्ट्स की, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी समझ मिलती है। तो एनसीईआरटी में जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन है चीजों का, और साथ साथ में जो सिंप्लिसिटी है चीजों को लिखे जाने की, तो उससे आपको आगे समझ आएगा कि बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, टेकिंग माय मदर फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने हमेशा मुझे चैलेंजेस से डील करने के लिए स्ट्रेंथ दी, हमेशा मुझे सिखाया। उनका हमेशा ये डायलॉग रहता था कि बेटा, आपकी लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम्स हैं, दे आर नथिंग कंपेयर टू द प्रॉब्लम्स दैट यू विल फेस व्हेन यू बिकम अ ब्यूरोक्रेट। तो अगर आप अभी इन छोटी छोटी बातों से इतना अफेक्ट होगे, तो फ्यूचर में जाके आपको जब सच में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आएंगी, और सिर्फ आपकी खुद की नहीं, बट एक डिस्ट्रिक्ट में लोगों की या आपके अंडर जो एरिया है उसमें लोगों की जिनको आप सर्व कर रहे हैं, तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे बिलीव करते होंगे। तो आपको जामवंत की बात पता होगी कि हनुमान को अगर सबसे ज्यादा किसी ने हनुमान जी को क्षमता का ज्ञान दिया तो जामवंत को। तभी हनुमान जी। हेलो एवरीवन, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, बहुत मायने रखती है। जब हम अपने यूपीएससी के ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमसे कोई भी गलती, और ये गलतियों को हम कैसे रोक सकते हैं। अगर मान लो हमें कोई एक सक्सेसफुल कैंडिडेट अपनी जर्नी के थ्रू ये सब बता दे, तो हम पहले से ही इनको अवॉइड करके अपना समय और अपनी क्षमता को सही जगह यूज कर सकते हैं। और आज हमारे साथ जो शख्स जुड़ रहा है, वो शख्स ने यूपीएससी जर्नी को कवर किया है और इसमें सक्सेस भी पाई है। आइए आज हम सक्सेस कैसे मिलती है, क्या हर्डल आती है, इन तमाम सवालों के जवाब के अपने विशेष अतिथि से पूछते। तो हमारे सामने जो गेस्ट है उसका नाम है गरिमा, और 2024 में वो फाइनल सेलेक्टेड है। तो मैं गरिमा जी का स्वागत करना चाहूंगा और चाहूंगा कि सबसे पहले गरिमा जी आगे अपना एक इंट्रो दें। थैंक यू सर। हेलो टू एवरीवन, मेरा नाम गरिमा जैन है एंड I secured AIR 118 in UPSC CSE 2024. This was my first attempt. I've done my bachelor's in zoology from Gargi College and my master's in zoology from Miranda House. So this is in short a background. तो जो इसमें सबसे प्रमुख बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई किया। ये चीज बताता है कि इन्होंने सबसे कम गलतियों को क्या होगा, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो तमाम तरीके से सवाल करने हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि सवाल स्टेप बाय स्टेप हो, क्योंकि जब एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है तो 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज जब वो तैयारी शुरू करना चाहता है अपने कॉलेज के दिनों में, जब वो एक आईएएस बनने का सपना देखता है, आईपीएस बनने का सपना देखता है, उस समय उसके कई तरह के सवाल आते हैं। फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी सवाल आते हैं, और कई बार हम 2 या 3 अटेम्प्ट दे देते हैं, उसके बाद भी कई तरह के सवाल आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि गरिमा जी से हम एक एक स्टेप में सवाल पूछें, ताकि हर तरह के बच्चों के सवालों का जवाब गरिमा जी के द्वारा मिल जाए। तो गरिमा जी, मेरा पहला आपसे ये सवाल है, किस तरह के बच्चे इस तैयारी को शुरू कर सकते हैं? अगर कोई बच्चा तैयारी शुरू करना चाहता है और उसके पास ये आवाज आती है कि क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे? और क्या ये आपको भी सवाल आए थे? हाँ जी सर, डेफिनेटली ये क्वेश्चन मुझे भी आया था जब मैंने फर्स्ट टाइम डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो मैं ऐसे कैटेगराइज नहीं करूंगी कि कौन तैयारी कर सकता है या किसको करनी चाहिए या नहीं, पर इस चीज का सबसे अच्छा पैरामीटर जो डिसीजन लेने का है वो ये है कि क्या आपका सच में इंटरेस्ट है इन बीइंग अ सिविल सर्वेंट, एंड वो जील, वो एंथुसियाज्म, वो एम्बिशन है सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके नेशन को सर्व करने के लिए। क्योंकि आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि द जर्नी कैन समटाइम्स बी वेरी लॉन्ग, बहुत लंबी खिंच सकती है, समटाइम्स इट कैन बी वेरी शॉर्ट, और साथ साथ में स्ट्रगल्स तो सबके होते ही हैं। तो इन दैट सेंस, अगर आप उन स्ट्रगल्स को डील करने के लिए और साथ साथ में इतनी प्रिपरेशन, उस लेवल की पढ़ाई करने के लिए अगर आप एंथुसियास्टिक हैं, तो आई वुड से कि डेफिनेटली गो एंड ट्राई वंस। मतलब ऐसा कहना है कि अगर ये आपकी अंतरात्मा की आवाज है, मतलब आपको किसी बाहरी प्रभाव में आके ये डिसीजन नहीं लेना कि पता चला आपने सरफरोश मूवी देखी और आपने मन बना लिया कि आपको आईपीएस बनना है, और जॉली रेलवी देखी तो फिर मन बना लिया वकील बनना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपकी अंदर की आवाज होना चाहिए और एक सस्टेनेबल वॉइस होनी चाहिए जो लगातार अपील करे और आपको मोटिवेट रखे। क्या सहमत आपके पास? हाँ जी सर। थैंक यू। अब चलिए, स्टूडेंट ने अपना मन बना लिया कि उसको तैयारी करनी है कि नहीं करनी। जिन्होंने नहीं करनी वो अपने दूसरे ड्रीम अचीव करें, और जिनको ये तैयारी करनी है तो इस एज में इस बात की डिसीजन लेना चाहिए तैयारी करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि समय के साथ चीजें बदल रही हैं, आजकल बहुत एडवांस हो रहे हैं हम लोग। तो हमें क्या कॉलेज टाइम में ये डिसीजन लेना चाहिए, मास्टर डिग्री के टाइम, या अपने स्कूल टाइम? तो हमें कब ये सोचना चाहिए? सर पर्सनली मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जैसे तो मैंने ये डिसाइड करा था 6th स्टैंडर्ड में कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, एंड क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा वैसा रहा, मेरे फादर दिल्ली गवर्नमेंट में है, बट एट द सेम टाइम मैं ये पर्सनली ये भी बिलीव करती हूँ
anyone who decides they want to join the civil services at any age should definitely try once. और इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने बचपन में डिसाइड किया या आपने कॉलेज टाइम पे डिसाइड किया आप तभी सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं. आप अपने करियर में काफी बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं. देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऐसे सिविल सर्वेंट्स के जो करियर में काफी बाद में भी डिसाइड करते हैं एंड दे बिकम वेरी सक्सेसफुल नॉट जस्ट इन द एग्जाम बट आगे एज अ सिविल सर्वेंट. तो क्या मायने ये है कि आप अपनी इंडिविजुअल कंडीशन को देखिए जब आपको डिसीजन लेना है. और ये बहुत सही जवाब है कि कोई भी एक पैरामीटर नहीं हो सकता. जैसे इसमें मैं एक उदाहरण गांधी जी को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि गांधी जी ने जो अपने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बहुत देर में भूमिका निभाई लेकिन सबसे प्रभावी रही. तो कहने का मतलब है कि ये डिसीजन आपको लेना है. आप जब कंफर्ट महसूस करो और जब आपको लगे वो 6th स्टैंडर्ड हो सकता है, वो ग्रेजुएशन हो सकता है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकता है. इसमें कुछ भी लेट नहीं है. पेशेंस के साथ और बहुत ही लॉजिकल होकर आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको तैयारी कब शुरू करनी है. ओके, थैंक यू. अगला मेरा सवाल है कि अगर हमने सोच लिया कि हमें तैयारी करनी है तो इसमें कॉलेज का क्या रोल है. क्योंकि आजकल जो एक स्यूडो प्रिपरेशन चल रही है यूपीएससी की या मार्केट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है यूट्यूब और सोशल मीडिया का, तो कई तरह की तमाम बातें चलती हैं. तो क्या कॉलेज का इसमें क्या रोल होना चाहिए? मेरा डायरेक्ट सवाल है कि कॉलेज को हमें अवॉइड करना चाहिए या कॉलेज यूपीएससी के लिए हमें कुछ हेल्पफुल करता है? मतलब कॉलेज को हमें किस लेवल पे देखना चाहिए? सर पर्सनली क्योंकि मैंने गार्गी एंड मिरांडा से मेरी एजुकेशन रही है, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंप्लीट कल्चर था, तो इस कल्चर ने मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करी है. मुझे इंडिपेंडेंट होना सिखाया, चीजों को बोलना मतलब एक्सप्रेस करना, खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अपने जो आपके टैलेंट्स हैं उनको कैसे होन करते हैं, अपनी हॉबीज पे कैसे काम करते हैं. तो कॉलेज का इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एंड आई थिंक कि कॉलेज इज वन प्लेस व्हेन अ पर्सन स्टेप्स आउट ऑफ देयर हाउस एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सीज द वर्ल्ड आउटसाइड. तो बाहर की दुनिया को कैसे देखना है, कैसे परसीव करना है, लोगों को अपने कितने नए नए लोगों से मिलते हैं, उनको जान के लोगों की समझ कैसे रखनी है और ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है. तो ये चीजें मैंने अपने कॉलेज टाइम पे सीखी. तो उस सेंस में आई वुड से कि कॉलेज का जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. अच्छा, जब आप मेंस में या प्रीलिम्स में जब आप 3 घंटे एग्जाम हॉल में रहते थे उस समय कुछ कॉलेज का रोल जो बिल्कुल डायरेक्ट आपको दिखाओ, जैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई कॉलेज का कंटेंट या कॉलेज का कुछ प्रेशर हैंडल करने में, ऐसा कुछ कॉलेज का रोल रहा होगा? हाँ सर डेफिनेटली, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारी क्लासेस काफी रिगरस रहती थी. तो कंप्लीट हमारी लैब्स रहती थी 4-4 घंटे की. तो ड्यूरिंग दैट टाइम वी लर्न हाउ टू वर्क हार्ड, कैसे कंटिन्यूस उतने ड्यूरेशन के लिए बैठना है, कैसे टीचर्स से इंटरेक्ट करना है, बाकी स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करना है. फिर बाकी कॉलेज में काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हैं. तो जैसे मैं आई वाज इन द क्विजिंग सोसाइटी और गार्गी कॉलेज, तो उस सेंस में जितना मैंने नॉलेज गेन किया है, कंज्यूम किया है, उसने मुझे आगे जाके प्रिपरेशन में काफी हेल्प करी ड्यूरिंग माई प्री मेंस एज वेल एज इंटरव्यू. कॉलेज का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता. बेसिकली अगर देखा जाए तो देखो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एग्जाम एक पर्सनालिटी का एग्जाम है और पर्सनालिटी को डेवलप करने में अगर घर के बाद किसी और की भूमिका है या रोल है तो कॉलेज का है. इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमें कॉलेज को भी अपनी तैयारी का पार्ट बनाना चाहिए और किस तरह से हम कॉलेज को अपनी तैयारी का पार्ट बना सकते हैं इस पर भी चर्चा करनी चाहिए. तो चलिए अब हमने सोच लिया कि हम कॉलेज पे है और हमें तैयारी करनी है, कॉलेज का रोल है उसको भी एंजॉय करेंगे. पर सवाल है कि कॉलेज के साथ अगर हमें यूपीएससी की तरफ बढ़ना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी, कोचिंग या नोट्स या कुछ भी आप जो चाहे बता सकती हैं इसमें जो आपने खुद महसूस किया हो. सर जब आप कॉलेज में होते हैं तो इट इज द बेस्ट टाइम इन योर लाइफ टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ वेरी वेरिएड इन्फॉर्मेशन. तो आप अलग अलग सोर्सेज से बहुत अलग अलग चीजें कंज्यूम करेंगे, क्योंकि वहां पे कॉलेज में आप बहुत अलग अलग टाइप के लोगों से मिलेंगे जिनके बहुत वेरिएड इंटरेस्ट होते हैं. तो उस सेंस में एक्सपोजर बहुत मिलता है. तो कॉलेज के टाइम पे यू कैन स्टार्ट बाय रीडिंग एनसीईआरटीज एज वेल एज आप और भी जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, आपके क्विजिंग क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स हैं या बाकी सोसाइटीज हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं. तो उस सेंस में आई थिंक ये प्रिपरेशन का आपका बेस फॉर्म करता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि क्या आप सिविल सर्विसेज में जाने के लिए मतलब आर यू मेंट फॉर बीइंग इन द सिविल सर्विसेज, या क्या सिविल सर्विसेज में जाने के लिए उतना वो बेंट ऑफ माइंड है, क्या आप सिविल सर्विसेज में जाके वो चीज एंजॉय करेंगे या नहीं. तो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जिन पे हम ध्यान दे सकते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन इन कॉलेज टाइम. अच्छा, तो अभी कॉलेज लाइफ में उन्होंने कहा कि हमें हर तरह से सीखना होगा और पर्सनालिटी को अपनी ग्रूम करते हुए तैयारी को शुरू करना होगा और ये ऑप्शन हमें मिलेंगे क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है अपॉर्चुनिटी की और कॉलेज हमें वो अपॉर्चुनिटी देता है. तो चलिए ये तो हो गया. अब बात हम एनसीईआरटी की करते हैं जो आज की डेट में एक फैशन भी है, एक नीड भी है. तो एनसीईआरटी एज ए फैशन और एनसीईआरटी एज ए नीड, आप इसको कैसे देखते हो और आपने एनसीईआरटी को कैसे कवर किया या एनसीईआरटी को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इस पे कुछ बातें करना उचित होगा बच्चों के लिए. सर जैसे मैंने अभी कहा तो एनसीईआरटी तो हमेशा आपका बेस है, इट इज द फाउंडेशन. उससे आपको सारे सब्जेक्ट्स की जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी समझ मिलती है. तो एनसीईआरटी में जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन है चीजों का और साथ में जो सिंप्लिसिटी है चीजों को लिखे जाने की, तो उससे आपको आगे समझ आएगा कि बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़ के कैसे समझना है. तो एनसीईआरटी का इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंस है. तो एनसीईआरटी को आपको एक फैशन की तरह या एक फैड की तरह नहीं लेना. तो एनसीईआरटी आर योर बेसिक बुक्स. मैंने सारी एनसीईआरटी करी 11th एंड 12th की फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड आई पर्सनली फेल्ट कि उनको पढ़ने के बाद जो अगर एक साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है तो उसको कैसे बैकग्राउंड की जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी कैसी समझ मिलती है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो वो गेन करने के लिए एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है. तो मेरी मनी का कहना है कि एनसीईआरटी कोई लग्जरी नहीं है, एनसीईआरटी हमारी बेसिक नीड है और उसके साथ ही हमें यूपीएससी आगे बढ़ना होगा. तो बेसिकली मैं एक चीज और यहाँ पूछना चाहूंगा कि एनसीईआरटी को हमें रीड करना है या उसमें हमें थॉट भी डेवलप करने होंगे, क्योंकि नॉर्मली जो बच्चा होता है ना एनसीईआरटी खरीद के लाता है, एक बार पढ़ लेता है, कहता मेरी एनसीईआरटी कवर हो गई. तो क्या बस एनसीईआरटी का मतलब उसको पढ़ लेना है, मतलब डेमोक्रेसी मतलब कि उसके अक्षर पढ़ लेना है कि उस पर कुछ बात भी करना है, वर्क भी करना है?
सर इस सेंस में जैसे कि काफी बार टीचर्स हमको बताते हैं तो एनसीईआरटीज लाइक ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो एनसीईआरटीज का इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना नहीं है कि हमने उसमें उसको रीड कर लिया, एक बार उससे नोट्स बना लिए। तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस आपका थॉट डेवलपमेंट और वो जो यूपीएससी का प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जो आपकी देश की पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, उस सबको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से हम उसको समझें, उस पर डिस्कशन करें एंड अपना खुद का थॉट डेवलप करें, चीजों को ब्रेनस्टॉर्म करें। तो आई थिंक ये जो सारी चीजें हैं ये प्रिपरेशन में काफी अर्ली ऑन हमको करनी चाहिए, ताकि आगे थोड़ी रिलेटिव ईज हो चीजों को समझने में, आंसर राइटिंग करने में। तो गरिमा जी का कहना है कि हमें एनसीईआरटी के साथ बात करनी है, हमें उसके साथ डिस्कस करना है। जो उन्होंने डिस्कस वर्ड बोला वो अपने आप में बहुत मीनिंगफुल है, और एनसीईआरटी ने अपने आप को ऐसे ही लिखा होगा कि आप उसमें ऐसे बात करोगे, हर किरदार बात करता है, और आपको भी ओवरऑल एनसीईआरटी से बात करनी है। जब बात करोगे तो आपके अंदर एक थॉट डेवलप होगा, जो यूपीएससी की सबसे बेसिक नीड है, क्योंकि ऑफिसर के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो शरीर नहीं बल्कि दिमाग, और दिमाग को डेवलप करना आपका पहला काम होना चाहिए। तो चलिए, अब मेरा एक सवाल है, अगर हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो एक डायरेक्ट तैयारी होती है जिसमें हम नोट्स, कोचिंग, मटेरियल पढ़ते हैं, सिलेबस कवर करते हैं, और एक होती है इनडायरेक्ट तैयारी। इनडायरेक्ट बेसिकली मतलब मूवी, थिएटर या बुक्स, उसका क्या रोल होता है? क्योंकि गरिमा जी से जब मेरी अभी बात चल रही थी तो मैंने उससे पूछा कि तैयारी में सबसे बड़ा रोल क्या है, जो हिडन रोल है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा का रोल, जो मुझे लाइब्रेरी भेजते थे, जो मुझे कई मूवी देखने को मोटिवेट करते थे। तो आइए सीधे पूछने गरिमा जी से, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बचपन से इसके लिए मेरी फैमिली में इसका कल्चर काफी स्ट्रांग रहा। तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा अच्छा कंटेंट कंज्यूम कराने पे फोकस करा, सिर्फ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट इसलिए कि वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, चीजों को समझना हमको बेटर आए, ताकि बहुत वेरिएड कंटेंट, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड। मेरे फादर ने हमेशा हमारे साथ बैठ के डिस्कवरी चैनल, हिस्ट्री टीवी, नैट जियो, ये सारे चैनल्स हमको बिठा के बचपन से ही हमको दिखाए। इस सेंस में हमारी हॉबीज भी काफी डेवलप हुई, जो आगे जाके आपकी प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प करती है। साथ साथ में दिल्ली में काफी लाइब्रेरीज हैं तो यूपीएससी मटेरियल, तो बचपन से मैंने फिक्शन, नॉन फिक्शन, एवरीथिंग, फिलोसॉफिकल बुक्स, ये सबको पढ़ने का इंटरेस्ट बचपन में ही डेवलप करा। तो आई थिंक ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये आपके डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और आगे फ्यूचर में जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो इनसे आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करने में, लॉजिकल थिंकिंग में काफी हेल्प मिलती है। तो उन्होंने यहाँ जो लाइब्रेरी वर्ड यूज किया है ना, ये लाइब्रेरी आजकल जो फैशन वाली लाइब्रेरी है वो नहीं जिसमें आप दोपहर से आके शाम तक पढ़ते हो, बल्कि ये लाइब्रेरी वास्तव में वो लाइब्रेरी है जहाँ पर बहुत अच्छी किताबें होती हैं, जहाँ पर बहुत अच्छे लोग होते हैं, और सबसे अच्छा इकोसिस्टम होता है पढ़ने का और सीखने का। तो ये एक तो बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात जो इस बात में निकली वो रोल ऑफ पेरेंट्स। तो मेरा एक इनका सवाल है, इन्होंने कई बार अपने पापा और मम्मी का नाम लिया, मैं चाहता हूँ कि ये भी बात सामने आए कि एक एस्पिरेंट्स के जीवन में उसके फादर या उसकी मदर का क्या रोल होता है, या उसके गार्जियन का क्या रोल होता है, और कितना मायने रखता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, या पहले या बाद में। तो मैं आपसे इसमें चाहूंगा कि आपको कब कब लगा कि आपके पापा और मम्मी की हेल्प काम आ रही है? सर मेरे दोनों पेरेंट्स ने मुझे हमेशा हर चीज के लिए, जो भी उनको लाइफ में करना है, अचीव करना है, उसके लिए हमेशा काफी मोटिवेट करा। तो जैसे टेकिंग माय मदर फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने हमेशा मुझे चैलेंजेस से डील करने के लिए स्ट्रेंथ दी, हमेशा मुझे सिखाया। उनका हमेशा ये डायलॉग रहता था कि बेटा आपकी लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम्स हैं, दे आर नथिंग कंपेयर टू द प्रॉब्लम्स दैट यू विल फेस व्हेन यू बिकम अ ब्यूरोक्रेट। तो अगर आप अभी इन छोटी छोटी बातों से इतना अफेक्ट होगे, तो फ्यूचर में जाके आपको जब सच में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आएंगी, और सिर्फ आपकी खुद की नहीं बट एक डिस्ट्रिक्ट में लोगों की, या आपके अंडर जो एरिया है उसमें लोगों की जिनको आप सर्व कर रहे हैं, तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करोगे। तो उस सेंस में मेरी मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। एज फॉर माय फादर, उन्होंने हमेशा मुझे, क्योंकि वो खुद दिल्ली गवर्नमेंट में आए, ही इज सर्विंग हिमसेल्फ, तो उन्होंने हमेशा मुझे पब्लिक सर्विस की तरफ बहुत मोटिवेट करा, और हमेशा मुझे सिखाया कि कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे बातें करनी है, इस सेंस में आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना है, सुनना है, कैसे काम करना है उनपे। तो आई थिंक कि पेरेंट्स का जो रोल है वो इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ वैल्यू है। तो जितनी भी आपको वैल्यूज मिलती हैं वो आपके घर से ही स्टार्ट हो रही हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा काफी अच्छी वैल्यूज दी, जो आई होप इन द फ्यूचर आई कंटिन्यू, एंड मेरी हमेशा सर्विस में मुझे काम भी आएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो पेरेंट्स हैं वो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग देते हैं, और यहाँ गरिमा ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि उनकी मम्मी कहती थी एज ए ऑफिसर कैसे डील करोगी, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबकॉन्शियस माइंड से ये गरिमा को तैयार कर रही थी कि तुम एक अधिकारी बनने वाले हो। तो गरिमा भी अपने आप को वैसे ही देख रही थी। आप भारतीय संस्कृति में बिलीव करते हुए तो आपको जामवंत की बात पता होगी कि हनुमान को अगर सबसे ज्यादा किसी ने हनुमान जी को क्षमता का ज्ञान दिया तो जामवंत ने, तभी हनुमान जी समुद्र पार कर पाए। तो हमेशा अपने गार्जियन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ सभी माता और पिता से कि प्लीज, जब आपके बच्चे का सपना होता है ना, तो वो आपका भी सपना होता है। और सिविल सर्विस एग्जाम में एक परिवार की भूमिका होती है, न केवल एक इंडिविजुअल की। और पूरा परिवार जब मिलकर किसी चीज की तैयारी करता है तो उस चीज को पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी बात से आपको सहमत है? परिवार का रोल बहुत। सर डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ पे कोई अननेसेसरी प्रेशर भी नहीं डाला किसी चीज का। उनका हमेशा रहता था कि अपनी हेल्थ पे फोकस करो, दैट इज फोरमोस्ट, नॉट जस्ट फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग टू गेट इनटू द सर्विसेज या प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ। अभी तक बहुत बात चर्चा हो चुकी है यूपीएससी की, हजारों वीडियो होंगे, लेकिन पेरेंट्स के रोल को बहुत इग्नोर किया है। मैं इस बात को बहुत फोकस करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी गरिमा ने कहा कि उनके दिमाग को पिता ने मजबूत किया, उनके हार्ट को माता ने, और मुझे लगता है यूपीएससी के लिए दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि जोश और होश जब दोनों होगा तभी आप एक अच्छे एस्पिरेंट्स बन सकते हो। तो चलिए, अब तैयारी अगर आप शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कॉलेज लाइफ हो चुकी, अगर हम तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहला मेरा एक सवाल, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक गैप क्रिएट कर देती है सक्सेस होने वाले एस्पिरेंट्स, और जो लगता है कि सक्सेस नहीं होंगे, मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए पर सच्चाई है, कुछ क्या हमारी तैयारी से ये डिसाइड हो जाता है कि हम किधर जा रहे हैं?
तो इस पे आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को भी सेंटर में रखिएगा, साथ में आप बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी मिलते होंगे, बहुत सारे मैच्योर कैंडिडेट से, तो आपको क्या लगता है कि तैयारी में किस बातों के कारण हम एक सही डायरेक्शन में जाते हैं? सर डेफिनेटली ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई हैव पर्सनली मेट अ लॉट ऑफ पीपल जो माइंडलेसली, मतलब क्योंकि आजकल ये जो इन्फॉर्मेशन फ्लड वाला फिनोमिनन है उसकी वजह से माइंडलेसली बस इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। दे डू नॉट फोकस ऑन रिवाइजिंग, चीजों को रीडराइट करने पे फोकस करने की जगह पीपल आर जस्ट कंज्यूमिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, मार्केट में जो भी आया, व्हेन इन रियलिटी ये जो जितना भी इन्फॉर्मेशन है इट इज जस्ट अ रिपीट ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी रेड। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी न्यू मटेरियल, पीपल would actually do good in this exam, they focus on revision। तो एक ही चीज को आपने पढ़ा, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके किस तरीके से इंटरनलाइज करना है, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आप आंसर लिख रहे हैं, वो चीज एक्चुअली आपके हाथ से आपके पेपर पे आए। क्योंकि इस एग्जाम में भी जब आप मेंस लिखेंगे, प्री देंगे, तो यू विल पर्सनली फील कि इस एग्जाम में पहले आपकी जो ओवर टाइम आपने अपनी नॉलेज अक्यूमुलेट करी है, कहीं पे कुछ पढ़ा, उसको इंटरनलाइज किया हुआ है, या सबकॉन्शियस में वो चीजें चली गई, वो चीजें कितनी हेल्प करती हैं एज कम्पेयर टू कोई एक नई चीज जो आपने एग्जाम के कुछ दिन पहले ही पढ़ी। वो शायद पेपर पे नहीं उतरे, बट ये चीज जो आपने ओवर टाइम पढ़ी है, इंटरनलाइज करी है, वो चीज ज्यादा बेटर उतरेगी। तो ये जो रिविजन वाली चीज है, एंड इंस्टेड ऑफ चेजिंग मल्टीपल सोर्सेज, अपने कुछ सोर्सेज लिमिट करके उन्हीं को बार बार पढ़ना, ये चीज आई थिंक बहुत मेजर गैप क्रिएट करती है। तो अगर गरिमा जी की बात बहुत सरल समझ में समझा जाए तो मतलब पढ़ाई केवल क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं होना चाहिए, हमने 8 घंटे पढ़ लिया, 18 घंटे पढ़ लिया, पढ़ाई में क्वालिटेटिव सेंस भी होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा उसमें रिटेन कितना किया। बेसिकली हमें आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच को अपनाना होगा, हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम हॉल में कितना काम आएगा। हमें अगर इन्फॉर्मेशन फ्रेडिंग ने जो बोला, वो बेसिकली आजकल हर जगह जानकारी मिल रही है। आप देखते हो कि कोई भी मैटर होता है उसमें 4-5 जानकारी है, 4-5 घंटे का वीडियो तुरंत देखते हो, तो बेसिकली हमें उसको कैसे कवर करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो बात है वो फोकस करता है क्वालिटी पे प्लस क्वांटिटी पे। तो जैसे कि हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों अप्रोच को हमें फॉलो करना होगा, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये और कितना पढ़ना है, सब पे फोकस करना होगा। मेरा अगला सवाल जो है कि जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेंगे, बहुत मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो क्या हमें रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट ओरिएंटेड होने से बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है और शायद हम अपने प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते। इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा क्वेश्चन है गरिमा से कि हमें किसको ज्यादा एंजॉय करना चाहिए, प्रोसेस को कि रिजल्ट को? मतलब रिजल्ट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि प्रोसेस रिजल्ट पे, और गरिमा ने इस चीज को कैसे एंजॉय किया इसको हम पूछना चाहेंगे। डेफिनेटली सर आई थिंक कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम पे एक चीज जो सबसे ज्यादा आपको मोटिवेटेड रखती है या रख सकती है, वो आपका वो जो रिजल्ट है, रिजल्ट वाले दिन अगर आपकी रैंक आती है तो उस वो जो एंटिसिपेशन है, तो दैट इज वन थिंग दैट इज गोइंग टू कीप यू वेरी मच मोटिवेटेड। तो आपका जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करना, ऑफ कोर्स दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप इस पूरे प्रोसेस को जब तक एंजॉयमेंट नहीं रहेगा तब तक आप चीजों को समझ के पढ़ भी नहीं पाएंगे, एंड वो आपका डेफिनेटली रिजल्ट इंपैक्ट करता है। तो दोनों चीजें काफी इंटररिलेटेड है, एंड ऑफ कोर्स वो जो रिजल्ट की एंटिसिपेशन है वही आपका प्रोसेस का एंजॉयमेंट का कॉज भी है, एंड एट द सेम टाइम आप जब तक प्रोसेस एंजॉय नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट्स आर आल्सो प्रोबेबली नॉट गोइंग टू बी इन योर फेवर। तो इन्होंने यहाँ मध्यम मार्ग की बात की है कि हमें दोनों को ध्यान में रखना है, हमें किसी भी तरह का रिजल्ट को इतना प्रेशर में नहीं कन्वर्ट कर लेना कि वो हमारे लॉजिकल या हमारे माइंड की पोटेंशियल को कम रहे। मतलब हमें उसका एंजॉय करना है रिजल्ट को, पर प्रोसेस को भी हमें साथ में एंजॉय करना होगा, क्योंकि प्रोसेस का ही रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।